प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप एक लंबे समय से यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम को, कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को आप लगातार पढ़ रहे हैं। आपने गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड, इन सभी को एक बार पढ़ा है, व्याकरण को पूरा पढ़ा है, अलंकार, रसछंद आदि सारे व्याकरण को आपने वीडियो के माध्यम से देखा है। अब इस समय हम लोग, चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी संपन्न हो चुकी होंगी, तो हम लोग अब इस समय बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम का एक बार पुनः अभ्यास हो, रिवीजन हो, इसलिए एक एक करके हम लोग अभी गद्य खंड में हम लोगों ने गद्य के परिचय, गद्य के जो पाठों के अंत में दिए हुए जो गद्यांश थे, उनके प्रश्नों को छांटने का भी कार्य किया है इनसे पहले। अब इस समय हम लोग कवियों के परिचयों को एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः उनका रिवीजन भी किया है हम लोगों ने। परिचय को हम लोगों ने बिंदु के अनुसार 11 बिंदुओं में बांट करके परिचयों को पूरे को डिवाइड किया है, ताकि परीक्षक को चेक करने में, समझने में आसानी रहे। तो साहित्यिक से सबसे पहले जन्म की तिथि, स्थान, उसके बाद में शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली, अलंकार, छंद, रस और हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे 11 बिंदुओं के अंतर्गत बांट करके कवि के परिचयों को अभी हम लोगों ने पूरे परिचयों को, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उन परिचयों को भी पढ़ा है। अब इस समय हम लोग काव्य खंड में ही, जो काव्य के पाठ के अंत में जो पद्यांश हैं, हम लोगों ने विद्या की पुस्तक को उठाया है। तो जो पद्यांश दिए हुए हैं, उन पद्यांशों में कैसे हम प्रश्नों को छांटें, क्योंकि गद्य में जब हम प्रश्न छांटते हैं तो उसमें सीधी सीधी लाइनें लिखी होती हैं, उनको छांट लेते हैं। लेकिन पद्य में छांटने के लिए थोड़ा इसके भावार्थ को भी समझना पड़ता है, रेखांकित अंश की व्याख्या को भी थोड़ा समझना पड़ता है। तो इसको करते हुए चल रहे हैं। अब इस समय हम दूसरे पाठ को इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें कैकेयी का अनुताप, मैथिलीशरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक है, उसको हम लोग अभी उसके पैराग्राफों को पढ़ेंगे। कुछ जो शीर्षक हैं, गीत है, उसको अभी हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। थोड़ा इस लॉकडाउन की वजह से पाठ्यक्रम को 30% कम किया गया है, इसलिए उसको न करके इस समय हम जो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो शीर्षक हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखें, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिमाण सुकुन भया तुरों के थे वे। अब इसमें देखें हम लोग पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम क्या है। तो पद्यांश का शीर्षक क्या है? कैकेयी का अनुताप। और वो कवि कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त ने इसको लिखा है और पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप, ये शीर्षक है। इस तरीके से इसको समझे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। एक लाइन केवल रेखांकित में दी है, लेकिन ये काफी भाव को अपने अंदर समेटे हुए है। जिस समय जो है भरत राम से मिलने गए हैं, और सारे देवताओं को भी इस प्रकार का डर था कि राम पता नहीं कैसा निर्णय ले लेंगे, सभा में क्या निर्णय होगा। तो वहाँ पर चंद्रलोक, यानी चंद्रमा का आलोक, चंद्रमा की चांदनी छाई हुई थी। वैसी चांदनी की तुलना करना संभव नहीं, वो ऐसा वातावरण था वहाँ का, शांत और स्निग्ध। प्रभु बोले गिरा गंभीर, उसी समय प्रभु राम बड़ी गंभीर वाणी में, नीर निधि जैसी, सागर जैसी गंभीर वाणी में राम जो है बोले, उन्होंने अपना निर्णय सुनाया है। इस प्रकार से इसका आशय लिख सकते हैं। भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए, छोटे छोटे प्रश्न हैं। आपको ध्यान में है कि भरत किसको मनाने गए थे? राम को मनाने गए थे, क्योंकि राम को वनवास हो गया था और भरत को राज्य मिला था, इसलिए भरत को राज्य स्वीकार नहीं था और वो राम को मनाने गए। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य पहले भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी में कौन सा अलंकार है? इसमें बताया है। तो जो है सागर के रूप में वाणी बोले है, प्रकाश से रूपक अलंकार इसमें है और अनुप्रास में है। इस तरीके से पूरा समझते हुए चलें और करते हुए चलें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे इसी तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों को हम कैसे छांटेंगे, इसके भाव को पूरा समझते हुए आप इनमें से चयन कर सकते हैं।
कैकेयी के अनुताप में ही दूसरा पैराग्राफ है, आप देखेंगे इसमें शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक में आप कैकेयी का अनुताप यथावत आप जानते ही हैं, पहले वाला ही है। कवि के नाम में अयोध्या सिंह गुप्त, कवि के नाम में मैथिलीशरण गुप्त। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या, कहते आते थे यही यही नरदेही, माता नुकु माता पुत्र कुपुत्र भले ही। मैथिलीशरण गुप्त ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कहते आते थे यही यही नरदेही, कि लोग ऐसा भी कहते हुए आ रहे थे, ऐसा कहते सुने गए हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र में भले ही बदलाव आ जाए। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो इस पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। इस प्रकार भाव को समझते हुए छांट सकते हैं। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। कुछ नहीं, किसने शब्द आ गया, एक शब्द इसमें जोड़ना है कि कैकेयी ने, माता कैकेयी ने प्रायश्चित किया है, अपने मन के मनोभावों को क्षमाशीलता के भाव से व्यक्त किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, उसके हृदय की दृढ़ता को नहीं पहचाना। इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? देखिए आप, अब इसमें से इसके आप समझना है कि कैकेयी कह रही है कि दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कैकेयी जो है पश्चाताप कर रही है कि मैंने परमार्थ पर विचार नहीं किया, मैंने केवल स्वार्थ ही देखा और स्वार्थ के ही कारण मेरे से ये सारे कार्य करवाए गए, स्वार्थ नहीं करवाए हैं। और मैंने अपने पुत्र की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो रुचि है, उसको नहीं समझा। ऐसा करके जो है वो कैकेयी जो है वो पश्चाताप कर रही है कि मैंने पुत्र की प्रवृत्ति को नहीं समझा और मैंने केवल स्वार्थ ही देखा, पुत्र मोह में स्वार्थ के कारण मेरे द्वारा ये सारे कार्य हुए हैं। इससे पश्चाताप कैकेयी ने किया है। देखेंगे फिर पद्यांश का शीर्षक और कवि के नाम। शीर्षक वही है आपका कैकेयी का अनुताप, और शीर्षक कवि के नाम में मैथिलीशरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या को देखें, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने मेरा। कैकेयी पश्चाताप करती है कि मैं अपने जन्म जन्मांतर में, पूरे जन्म में मेरा जो प्राण है, मेरे जो प्राण एक यही कलंक कथा को सुनते रहें कि धिक्कार है उस अभागिनी, जो धिक्कार है उस कैकेयी को जिसने रघुकुल में जन्म लिया था और वो महास्वार्थी थी, उसे महास्वार्थ ने घेरा था। और इस प्रकार से वह अपने प्राणों को ही संबोधित करती ही कह रही है कि स्वयं को धिक्कारती ही कह रही है कि मैं स्वयं अपने को धिक्कारती हूँ और मेरा ये जो प्राण है अपने जन्म जन्मांतर तक इस कलंक कथा को सुनते रहें और वो अपने मन ही मन में जलते रहें, क्योंकि उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। उसने महास्वार्थ के कारण ये अनुचित कार्य किया था। इस प्रकार से कैकेयी पश्चाताप करती है। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी ने जब पश्चाताप किया है तो पश्चाताप करते करते जो है राम ने जो है कहा है कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यानी कैकेयी के प्रायश्चित करने के उपरांत जो राम हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि आप जो हैं वो अभागिन नहीं हैं, आप अभागिन नहीं हैं, निश्चित रूप से आप महान हैं। आपने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है, इस प्रकार आप महान हैं, आप धन्य हैं। इस प्रकार जो है यहाँ पर राम ने कैकेयी की यहाँ पर प्रशंसा कर दी है कि आप महान हैं, आपने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए आप एक महान माता हैं, धन्य माता हैं। प्रभु के राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। प्रभु राम ने जैसे ही कैकेयी के लिए कहा कि आप धन्य हैं, आपने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए आप 100 बार धन्य हैं,
तो प्रभु के राम के साथ ही कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई, कैकेयी के अपराध का नाश करती हुई सभा जो है वो चिल्ला उठी कि सौवार धन्य वो एक लाल की माई, कि जो कैकेयी हैं माँ जो हैं वो 100 बार धन्य हैं, क्योंकि उनने भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार से आप पूरा इन प्रश्नों के उत्तरों को समझते हुए चलें। इनके उत्तर काव्य के तभी आप छांट पाएंगे जब आपको इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या आती होगी, तो आप आसानी से छांट सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्याएं और ये सब धीरे धीरे करते हुए चलें। अगला इसमें अंश देखिए। इसमें आप देख रहे हैं उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक में पूर्ववत है आप कैकेयी का अनुताप, कवि के नाम में मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या को थोड़ा देखिए, इसमें क्या है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। इसमें देखें कि थोड़ा व्याख्या को समझ जरूर लें कि ये थोड़ा कठिन भी है। तुम भ्राताओं का, कैकेयी माता कह रही है कि तुम भ्राताओं का जो ऐसा परस्पर प्रेम मैंने देखा है, लोगों के सामने प्रकट हुआ है, तो मेरा जो पाप दोष, तो मेरा जो पाप रूपी जो दोष है वो पूर्ण रूपी आनंद में बदल गया है। मैं पापी होते हुए भी मुझे पूर्ण का अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष मिल रहा है। मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ लेकिन पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरा जो पुत्र है वो कमल के समान है। मेरा जो पुत्र भरत है वो कमल कोश के समान है। निश्चित रूप से जो है इसमें आप आगे देखें, राम को कौन प्यारा है, तो राम को कौन प्यारा है, भरत प्यारे हैं। कैकेयी को दुगने प्रिय कौन है, राम को कौन प्रिय थे, राम को सबसे ज्यादा प्रिय भरत थे। राम राम कही राम स्नेही, और जग जप राम राम जप जेही। राम के लिए भरत प्रिय थे, सब सर्वाधिक प्रिय थे। कैकेयी को कौन दुगने प्रिय है, कैकेयी को दुगने प्रिय इस समय राम हैं, क्योंकि राम उनके पुत्र को प्रेम करते हैं। इसलिए जो किसी की संतान को प्रेम करता है तो संतान से बढ़कर वो उसको प्रिय होता है। इस प्रकार राम चूंकि भरत को प्रेम कर रहे हैं तो कैकेयी के लिए इस समय राम दुगने प्रिय है, ऐसा कैकेयी कह रही है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ मेरा जो, लेकिन मेरा जो पुत्र है वह पद्म कोश, एक प्रकार से कमल कोश के रूप में है। तो यहाँ पर अनुप्रास भी है और रूपक भी है, ऐसे अलंकार इसमें आए हैं। सा शब्द आ जाने से उपमा भी प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर रूपक अनुप्रास अलंकार आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपने ये चार जो अभी पद्यांश पढ़े हैं, ये चारों पद्यांश आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक से और आपके पाठ के अंत में जो दिए हुए हैं, विद्या के अंत में जो दिए हुए प्रश्नों जो पद्यांश होते हैं वो भी सब विद्या क्वेश्चन बैंक से भी ही वो लोग उसमें विद्या क्वेश्चन बैंक पे इन्हीं से रखते हैं। तो इनको आप ध्यान से करते हुए चलें। ये विद्या और चित्ता प्रकाशन ये अच्छे प्रकाशन हैं और आपको तैयारी कराने के लिए पर्याप्त विषय वस्तु भी आपके सामने रख देते हैं। तो आप इनके सारे प्रश्नों को कैसे छांटें, इनको करते हुए चलें, अंत तक वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आप ये अभ्यास करते रहेंगे। जब आपके एक मार्ग को कई बार तय कर लेते हैं तो मार्ग सरल लगने लगता है, आपको प्रश्न याद जैसे हो जाएंगे। जैसे ही आपके सामने पद्यांश या गद्यांश आएगा, आप तुरंत प्रश्नों को, चूँकि थोड़ा बहुत याद होगा, और उसको सटीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आप पद्यांश गद्यांश के सहारे से कर सकते हैं। करते रहिए, समझते रहिए और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। धन्यवाद।